नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 25 फरवरी 2023 और आज आपका CRPF HCM की एग्जाम नहीं है। दोस्तों जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आपको प्रैक्टिस सेट का वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं। जैसा कि आप पहले से अगर मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो आप जानते ही होंगे, और यहाँ से आने वाले शिफ्ट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको फायदा पहुंचे। एक प्रश्न जो हमने यहाँ पर रखा है, क्योंकि अल नीनो जो है काफी 2-3 दिनों से काफी घूम रहा है एग्जाम के अंदर। अल नीनो तथा ला नीनो किस महासागर की विशेषता है? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अल नीनो और ला नीनो ये दोनों जो विशेषता है ये है आपका जी प्रशांत महासागर की विशेषता। किस महासागर की विशेषता है? प्रशांत महासागर की जो है विशेषता है अल नीनो और ला नीनो। तो सबसे पहले तो ये याद रखेंगे। अब अल नीनो और ला नीनो क्या होता है तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि अल नीनो क्या होती है। यहाँ देखिए, अल नीनो जो है ये सतही जल जो है उसको असामान्य रूप से गर्म कर देती है। यानी सबसे पहले तो ये कहाँ आती है? प्रशांत महासागर में। और जो उनके सतही जल हैं उनको गर्म कर देते हैं। सतही जल मतलब जल ही है ना। तो जो जल है प्रशांत महासागर के वो भी पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में, तो उस जल को जो है जरूरत से ज्यादा गर्म कर देते हैं। इस घटना को अल नीनो कहते हैं, राइट। और एक इसका जस्ट अपोजिट ला नीनो होता है जो आप पॉइंट नंबर 2 में देख रहे हैं। तो ये भी पूर्वीय उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में ही आता है। और ये जो है इसका जस्ट उल्टा है कि जल को जो है असामान्य रूप से जो है शीतल कर देता है, ठंडा कर देता है। ठीक है, तो अल नीनो क्या होती है, ला नीनो क्या होती है, आप समझ गए। किस महासागर में आती है, इसका क्या प्रभाव होता है ये भी समझ गए कि क्या होता है, पानी गर्म करता है कि ठंडा करता है। इसके अलावा अल नीनो जो है ये ला नीनो से अधिक बार आता है एक वर्ष में। कल यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वर्ष में सबसे अधिक बार अल नीनो आती है कि ला नीनो। तो ये आपका अल नीनो ज्यादा बार आता है वर्ष में। ला नीनो अल नीनो के तुलना में कम बार ये घटना घटित होती है, राइट। अल नीनो के कारण जो है दक्षिण अमेरिका में अधिकांश वर्षा होती है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि अल नीनो में जो है जरूरत ज्यादा पानी गर्म हो जाती है, वाष्पीकृत होगी, और यहाँ उस साइड में दक्षिण अमेरिका के साइड में वर्षा कराती है। अल नीनो एक सक्रिय रोल निभाती है। इसी कारण जो है दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्र में ज्यादा वर्षा अल नीनो के प्रभाव से होती है। ठीक है, मरियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। मरियाना खाई जो इस सृष्टि पे सबसे अधिक गहराई वाला स्थल माना गया है, जिसकी टोटल गहराई जो है 11,033 मीटर है। कहीं कहीं 11,000 मीटर मिलेगा या फिर 11,100 मीटर और 11,000 के बीच में मिलेगा, अलग अलग किताब में ये आंकड़े। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट कहीं भी आपको एक जगह पे बिजली पास नहीं कर सकते। से NCERT 11,033 लिखता है। लुसेंट वगैरह ये भी जो है आपका प्रचलित किताब है जो 11,033 के करीब लिखता है। ठीक है, तो मान के चलिए 11,033, और ये सबसे गहराई स्थल है आपका मरियाना ट्रेंच। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा महासागर भी आपका जो है प्रशांत महासागर है जी, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बैरन द्वीप, अब ज्योग्राफी को पकड़ा हूं तो मैं पूरा मटेरियल एक ही साथ दे दूंगा, है ना, वीडियो लेंदी हो जाए लेकिन नॉलेज कम ना हो आपका। बैरन द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये आपका GD में पूछा गया क्वेश्चन था और मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में पहले से बता रखा था, है ना। इसके अलावा डिएगो गार्सिया ये आपका हिंद महासागर में स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, हिंद महासागर। इसके अलावा जो माजुली द्वीप है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के अंदर स्थित है, और ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ठीक है, अभी अभी आपको याद होगा कि गंगा विलास जो अभी चलाया जा रहा है क्रूज, जो आपका गंगा विलास जो आपका क्रूज है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रूज भी माना जा रहा है, जिसकी अभी अभी शुरुआत हुई है, और करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन बनेगा। BBI करके रखेंगे गंगा विलास को। ठीक है, ये है आपका क्रूज। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहां से कहां तक दूरी तय करेगी। तो ये आपका जो है बनारस यानी वाराणसी, बनारस से लेकर ये डिब्रूगढ़ तक जाएगी बाया बांग्लादेश। ठीक है, तो इसमें माजुली द्वीप का भी दर्शन कराएगा। ठीक है, ये असम के अंदर है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्रैंड बैंक और डागर बैंक जो है ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब ग्रैंड बैंक और डागर बैंक जो है ये मछली उत्पादन के लिए जो है मतलब फेमस जगह है ना,
तो इसे ग्रैंड बैंक या डागर बैंक नाम दिया गया है। यहीं पर जो है आपका गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, ठंडा जलधारा का नाम है लेब्राडोर जो आपका अटलांटिक महासागर का है, और गर्म जलधारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है? गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों धारा यहीं पर मिलता है आपका, कहां पे? ग्रैंड बैंक और डागर बैंक के समीप। यहाँ पे एक घास का नाम होता है प्लैंकटन। क्या नाम होता है? प्लैंकटन। प्लैंकटन जो है ये मछली का चारा के जैसे काम करता है, इसीलिए यहाँ पे मछली का उत्पादन ज्यादा होता है। समझ में आ गया पूरा सीक्वेंस? गर्मी और ठंडी जलधारा मिलती है, वहां पे एक प्लैंकटन नामक घास होता है, यही घास खाने मछली आती है, और यहाँ पे जो मछली उत्पादन का क्षेत्र होता है उसे ग्रैंड बैंक और डागर बैंक नाम दिया गया है। किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर को दोस्तों अंध महासागर भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा, बजट 2023-2024 में स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल कितने नए नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे? देखिए बजट से क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं। परसों के दिन शिक्षा से रिलेटेड पूछा गया था, तो इंडिया में जो ज्वलंत समस्या है जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब ज्वलंत समस्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको जो चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नया होने जा रहा है ये रख लिए हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 157 नया जो है नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की बात कही गई है इस बजट में 2023-2024 में, ठीक है। तो 157 आंसर हो जाएगा। बजट आर्टिकल 112 में वर्णित है, जिसका बजट तो नहीं वर्णित है जी, है ना, बजट नहीं कह सकते। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द वर्णित है, जिसे आम भाषा में बजट कहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट जो है सनमुखम शेट्टी जी ने पेश किए थे। गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जो है जॉन मथाई ने पेश किए थे। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई साहब के नाम है। बजट शब्द का अर्थ होता है जी चमड़े का थैला, जो फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध कुल कितने अनुच्छेद है? कल पूछा गया था ना जी कि समानता के जो है समानता से संबंधित कितने अनुच्छेद है, तो मैं यहाँ पे रख लिया हूं कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध कितने आर्टिकल हैं? तो 2 आर्टिकल हैं जो आपके मुख्य रूप से शोषण के विरुद्ध हैं। एक तो आर्टिकल 23 है और एक तो आर्टिकल 24 है। 23 में कहा जाता है बलात् श्रम पे निषेध या मानव तस्करी पर निषेध, ठीक है। जिनका एग्जाम है भैया पूरा देखिएगा, पता नहीं कौन से बात इत्तेफाक हो जाए एग्जाम में आ जाए, है ना। अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध है। इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने पे काम पे नहीं रखा जाता है। तो ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है संरक्षित है, जो आपका मौलिक अधिकार वाला पार्ट यानी भाग 3 के अंदर वर्णित है, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात आ गई है तो बात कर लेते हैं। 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तब से लेकर आज तक 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटाया गया था। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है एज अ विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है जी, है ना। 12 से लेकर 35 तक के बीच के आर्टिकल के में वर्णित है, ठीक है। ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 3 धार्मिक अनुच्छेद है, 25, 26, 27, ये तीनों धार्मिक अनुच्छेद है इंडिया के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही वर्णित है, यानी 12 से 35 के बीच। बात एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, बात नहीं होगा जी, अगर आप शुद्ध लिखना चाहें तो बाक होगा, ठीक है। वैसे बात और बाक का मीनिंग सेम ही हो रहा है, लेकिन बाक एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो संविधान में आपको मिलेगा। तो बाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 के 6 पार्ट हैं जो मैंने आपको पहले बता रखा और पीडीएफ भी दे रखा है। आगे का काम आपका हो जाता है, ठीक है। अगला एक प्रश्न है दोस्तों, जो टॉपिक आउट है जैसे आर्टिकल है, जनगणना है, ये सभी टॉपिक पे आपको चैनल पेज पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मैं प्ले लिस्ट किसी से बनवा लेता हूँ, खुद बनाने नहीं आता है ना, तो मैं प्ले लिस्ट बना लेता हूँ इंपोर्टेंट टॉपिक का और एक ही जगह रख देता, नहीं तो आप चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की संपूर्ण लिंगानुपात कितनी है? देखिए कल जो है संपूर्ण घनत्व पूछा गया था, पार्टिकुलर नहीं पूछा गया था, एकदम जो है संपूर्ण पूछा गया था। तो मैंने बताया भाई संपूर्ण अब जो है लिंगानुपात पूछा जाएगा, और देखिएगा ये पूछे जाएंगे जरूर। तो 943 जो है आपका संपूर्ण लिंगानुपात है। कुल जनसंख्या कितने आंकी गए थे? तो 1.21 अरब। उस समय विश्व की 7 अरब और इंडिया का 2.1 अरब। तो आप समझ सकते हैं हर छठा व्यक्ति जो है इंडिया में ही है, ठीक है। अब तो और ज्यादा हो गया होगा, अभी तो डाटा आने तो दीजिए। इसके अलावा दशकीय वृद्धि 17.64 या 17.7%। इसके अलावा घनत्व 382, लिंगानुपात 943, साक्षरता 74.04,
है ना। कल बताए थे एनसीईआरटी में 74 लिखता है, यहाँ पे 73 लिख रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात कहेगा तो केरला का होगा, सबसे अधिक साक्षरता भी केरला का होगा। देखिए हिमाचल प्रदेश 2022 में कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था। देखिए हिमाचल प्रदेश में सबसे लास्ट बार जो है आपका विधानसभा चुनाव हुआ है ना। तो हिमाचल प्रदेश में जो है आपका 68 सीटों पर चुनाव हुआ था। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा के सीट है, ठीक है। इसके अलावा 40 सीट पे जो है कांग्रेस को विजय मिली और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और 25 सीट पे विजय मिला है आपका बीजेपी को, ठीक है। तो आधा से तो ज्यादा कम रह गया ना, तो इसकी सरकार नहीं बनी। और जो है एक तरफा विजय मिल गया किसको, मतलब पूर्णतः बहुमत मिल गया कांग्रेस को, ठीक है। 3 सीट अन्य दल को मिला है। अगर इन अन्य दल वाले को भी जोड़ दिया जाए तो 25 या 3 28 होगा। तो इन दोनों मिलकर भी कानून नहीं बना सकता था, ठीक है, क्योंकि एक चीज के लिए होने के लिए 35 सीट चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे मिल गया उसको 40 कांग्रेस को, और बल्ले बल्ले हो गया उसका, है ना, एक चिराग जला है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न नहीं है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। लोकसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की है। इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में, जिनका थोड़ा हिंदी स्लो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं मैं साउथ से हूं, मेरा थोड़ा हिंदी स्लो है, तो मैं बता दूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछे कि भाई मतलब जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर सबसे अधिक एमएलए, ये जो आपका क्या होता है सांसद को जो है कौन से राज्य इलेक्ट करके भेजते हैं, तो भी यूपी ही होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के सबसे अधिक यूपी की ही होती है, ठीक है। और ये कभी बदलेगा भी नहीं, ये ध्यान भी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, हिमाचल प्रदेश से एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को एग्जामिनर जो है अभी काफी याद कर रहे हैं। जैसे कल पूछा गया था कि भाई 2000 में जब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका एक और था ना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जब अलग हुआ था तो उस समय पीएम कौन थे, तो वाजपेयी साहब थे। तो वाजपेयी साहब के नाम पे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग दर्रा का नाम रखा गया है अटल सुरंग, ठीक है। तो अटल सुरंग कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। जैसे आज देख रहे हैं कि काफी नजदीक का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको कम से कम नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले जो ये गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ये आपका 26 जनवरी को, ये आपका 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छे बच्चे जल्दी जल्दी में कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, 1950 ईस्वी के अंदर 26 जनवरी को, ठीक है। इसके अलावा इस बार जो पद्म श्री पुरस्कार, मतलब पद्म पुरस्कार मिला है, पद्म श्री नहीं कह सकते क्योंकि पद्म पुरस्कार में 3 कैडर है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये पद्म पुरस्कार जो मिला है ये टोटल 106 है। अब इन 106 में कॉन्फ्रेशन कैसा है, 6 मिला है पद्म विभूषण। आप हमेशा याद रखें पद्म विभूषण सबसे कम मिलता है, उससे थोड़ा ज्यादा मिलता है पद्म भूषण, और सबसे ज्यादा मिलता है पद्म श्री, क्योंकि पद्म श्री इन तीनों में सबसे छोटा है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा है वो सबसे ज्यादा मिलता है भाई, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। इसमें ज्यादा कोस्ट है, ज्यादा इसमें फैसिलिटी है, पद्म विभूषण में तो कम आदमी को दिया जाता है ना। तो पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्म श्री 91 मिला है, ये ध्यान रखेंगे। पिछले साल पद्म विभूषण 4 ही आदमी को मिला गया था। प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया, हमने तो ऐसे याद रखा है, ठीक है। प्रभु थे, राधे श्याम थे, कल्याण जी थे, और आपका बिपिन रावत साहब थे, बिपिन रावत साहब, ठीक है। तो प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया, ऐसे याद रखे थे, ठीक है। तो पिछली बार 4 ही पद्म विभूषण थे, इस बार 6 पद्म विभूषण है। अब देखिए पद्म विभूषण से कल क्वेश्चन आए हैं, तो आपको जो 6 पद्म विभूषण है इसका नाम जरूर याद रखना चाहिए। देखिए पद्म श्री से नहीं पूछेगा, ठीक है। इन 6 को अगर आप याद कर लिए तो अगर पूछेगा कि 2023 में इनको कौन सा मिला है पद्म श्री में से, तो 6 को ये याद कर लिए, है ना। तो आपको कम ना बचेगा जी, 9 को बचेगा, जो बच जाएगा पद्म श्री बच जाएगा। तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि इसको पद्म श्री दिया जा सकता है कि पद्म भूषण दिया जा सकता है, लेकिन पद्म विभूषण आपको जरूर याद रखना है, ठीक। तो इस बार जो है 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है भाई, एग्जामिनर की कोई भरोसा नहीं है, पूछ सकता है कि इस बार जो पद्म पुरस्कार मिला है इसमें कितने महिलाएं शामिल है, तो 19 महिला शामिल है। जैसे आपने एसएससी एमटीएस में देखा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा महिला दिवस के अवसर पर कितने महिलाओं को पुरस्कृत किया गया था, तो 29 महिला था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 6 पद्म विभूषण जो है ये आपका श्री बालकृष्ण दोषी साहब है ना, ये आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है।
डॉक्टर जाकिर हुसैन कल पूछा गया था, आर्ट तबला प्ले करते हैं, है ना। इसके अलावा श्री एस एम कृष्णा पब्लिक अफेयर्स से कर्नाटक के हैं। श्री दिलीप महालविस ये मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं और ये 87 वर्ष के हैं, ठीक है। इनको मिला है आपको, ये बहुत सारे चीज दान कर दिए हैं जी, है ना। फोस्थोमियस है, ये मरणोपरांत होता है। देखिए एसएससी में एक शब्द होता है फोस्थोमियस। फोस्थोमियस का मतलब होता है कि कोई भी चीज मरणोपरांत, जैसे मैं एक किताब लिख रहा हूं और मेरी मान लीजिए डेथ हो गई और इसके बाद किताब रिलीज होगा तो मेरे लिए वो फोस्थोमियस बुक होगा, ऐसे समझिए। कोई बच्चा है वो जन्म लेने से पहले उनके पिताजी मर गए तो फोस्थोमियस चाइल्ड है उस आदमी का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझिए। तो 3 आदमी को, जो 6 आदमी को मिला है पद्म विभूषण, इसमें 3 आदमी को तो फोस्थोमियस ही है। इसके अलावा श्री दिलीप महालविस बताई दिए, श्रीनिवास वर्धमान और श्री मुलायम सिंह यादव। ओहो, मुलायम सिंह यादव है, मलयालम नहीं है, ये मुलायम सिंह यादव है, नेताजी, है ना। नेताजी की निधन भी हो गई थी, है ना। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ भी फोस्थोमियस लिखा है। नेताजी आपके यूपी के थे, है ना, काफी अच्छे इंसान थे, है ना। इसके अलावा अगला जो आपका प्रश्न है 2022-2023 के लिए राष्ट्रीय आय के संबंध में जो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, या फिर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना। तो ये जो है जीडीपी का अनुमान कितने रखा है। देखिए जीडीपी से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2021-22 के लिए पूछा गया था कल, और आज मैंने यहाँ पे 22-23 रखा है। तो 22-23 के लिए 7% जो है CSO ने अनुमान लगाया है जीडीपी में वृद्धि यानी ग्रोथ। इसके अलावा पिछले साल 21-22 में जो है 8.7% रखी थी। यही मैं कल पूछ रहा था कि किस संस्था के अनुसार, क्योंकि जीडीपी कई संस्था जो है कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सबसे ऑथेंटिक आपका CSO का होता है। देश में नकारात्मक जीडीपी जो है ये 2020-2021 वित्तीय वर्ष में जो है आपका रहा था, ये घट गया था 6.5% के करीब, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस समय कोरोना के काल में अधिकांश चीजें बंद रहा है ना, कल कारखाने वगैरह। जीडीपी का होता है जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी पूछा गया था। विश्व भुखमरी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो जो हंगर इंडेक्स है ये 107वां स्थान है। जो पिछले वाला था, देखिए जो 2022 में रिलीज हुआ है ना, ये आपका 21 वाला है, और जो 2021 में रिलीज हुआ था वो 20 वाला था। तो ये जो है साल बीतने के बाद जो है आपका किया जाता है, तो 107वां स्थान दिया गया है 2022 वाला का, ठीक है। इसके अलावा जो हैप्पीनेस है, जो हंसी खुशी है, इसमें 136वां स्थान दिया गया है, ठीक है। भारतीयों को हंसने से 36 का आंकड़ा है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है आपसे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें भारत को जो है लेटेस्ट वाले में 132वां स्थान दिया गया है 2021 के लिए, और 2020 के लिए जो है 131वां स्थान दिया गया था, और 2021 के लिए 132वां स्थान दिया गया। फिर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे तो आप 2022 लिख रखे हैं, तो हाँ भाई 2022 में जो है निकाला जाता है पूरे साल, बीता हुआ साल के लिए, तो 21 के लिए, ठीक है। तो अगर 2022 पूछे तो कंफ्यूजन होगा, 2022 पूछे तो 32वां, और 2021 पूछे तो 131वां मारने के आना है, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2022 में 2021 के लिए जारी भ्रष्टाचारी सूचकांक, जो आपका करप्शन है, उसमें भारत को 85वां स्थान पे रखा गया है। भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कल पूछा गया था ना कि आपका जो बरेलवी आंदोलन है वो किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो मैं इस फॉर्म में सारे क्वेश्चन को सजा लिया हूं। तो लॉर्ड कर्नवालिस जो है सिविल सेवा के जनक है भारत में। सिविल सेवा क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, हर आदमी की सपना है जी सिविल सेवा, है ना। भारतीय रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन किए थे 1905 में, और भारतीय रेल कब शुरू हुआ था जी 1853 में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य हड़प नीति कौन किए थे, ये भी डलहौजी ही किए थे। सबसे पहले किसे हड़पे थे, सतारा को, ठीक है। सतारा को 1848 में हड़पे थे, हाँ एकदम 1848 में ही हड़पे थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है जी, लॉर्ड मैकाले है, ठीक है। लॉर्ड मैकाले जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक है, और भारतीय अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा कहा जाता है मैकाले के रपट को, ठीक है। वुड के डिस्पैच भी एक है ना, और एक आपका मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से है खाली, ठीक है। मैकाले जो है खाली अंग्रेजी शिक्षा से भाई। 1909 में जो है ये आपका मोर्ले मिंटो सुधार होता है। सबसे पहले जो है सांप्रदायिक चुनाव इसी में आता है, सांप्रदायिक चुनाव, ठीक है। 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार। मोर्ले जो है उस समय का सचिव हुआ करता था, और मिंटो जो है उस समय का गवर्नर यानी वायसराय हुआ करता था। इसके अलावा जो आपका ये 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, जो 1919 में आया था उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है। और 1919 में भी एक प्रमुख घटना होता है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड,
ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत पे 1296 से 1316 तक किसका शासन रहा? देखिए कल रजिया सुल्तान का शासन अवधि पूछा गया था, तो आज मैं ये रख लिया हूं। अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम गुरसप था। क्या था? गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि ले लिया था, कोई दिया नहीं था, खुद को कहता था कि मैं दूसरा सिकंदर हूं। ठीक है, इसके अलावा जो महाराजा रतन सिंह जो है ना, जैसा कि आप पिक्चर पद्मावत में देखे होंगे, तो इन्हीं के साथ लड़ाई होता है और ऐसा माना जाता है कि जो महारानी पद्मावती थी उनको पाने के लिए ही ये लड़ाई हुआ था। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़ के थे, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय के मुख्य भूमिका कौन निभाए थे? तो मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन थे आप जानते हैं? उन्हीं का जो है मतलब सबसे कर्मठ जो थे, उनके कर्ता धर्ता मलिक काफूर। मलिक काफूर एक ट्रांसजेंडर भी थे, है ना। इन्हें खरीदा गया था 1000 दिनार में, 1000 दिनार में इन्हें खरीदा गया था। राइट राइट। दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों ने शासन किया है। बच्चों नहीं भाई, वंश, 5 वंशों ने शासन किया है। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिज्र खां और लोदी वंश के बहलो लोदी। देखिए गुलाम वंश और सैयद वंश के जो है आपका संस्थापक पूछा जाता है, क्योंकि इसमें क्ल्यू है। खिलजी वंश का देंगे तो जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, लोदी वंश के बहलो लोदी, तो सब में सरनाम छिपा हुआ है। लेकिन गुलाम वंश में कहीं ऐसा छिपा है कि ऐबकी वंश? नहीं ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का, और सैयद वंश का खिज्र खां, जो दूर दूर तक मैच नहीं खा रहे थे, इसीलिए ये दोनों पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, है ना। इसका सूत्र होता है जी Na2CO3। ठीक है, इसके अलावा खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। इसके अलावा कास्टिक सोडा, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH होता है। इसके अलावा संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई संगमरमर कैसा चट्टान है, तो मेटामॉर्फिक चट्टान है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl का हॉल ट्वाइस होता है, इसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस चीज से संबंधित है? तो पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जो है सीजल में पूछा गया है, तो ये सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, शाहिद परवीज, ये सभी सितार के प्रमुख प्लेयर हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन, जो इस बार आपने देखा पद्म विभूषण मिला है। अंबिका प्रसाद, अल्लाह रखा, ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। अमजद अली खां, विश्वजीत राय, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये सभी सरोद से संबंधित हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, ये दोनों आपका संतूर प्ले करते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई प्ले करते हैं। दोस्तों तो ये थे आज के हमारे द्वारा सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करके जो है इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।